बाई ने जानबूझकर खुद को घने जंगल में छुपा लिया, जिसके कारण चल रही लाइव ब्रॉडकास्ट पूरी तरह से कट गई। अंधेरे में चुपके से चलते हुए उसने धीरे से कहा, उसने कई सारे खतरनाक इलाके पार कर लिए हैं, ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अपनी छुपी हुई शक्तियां एक्टिवेट करते हुए वो अपने क्लाउड सॉर्सरर रूप में बदल गया। मना के तेज बहाव के साथ बाई ने अपने मास्टर की सिखाई हुई बातें याद की कि इस घने जंगल में क्रीचर्स कहाँ रहना पसंद करते हैं। ऊपर देखते हुए उसने ठीक सामने मौजूद क्रीचर्स पर ध्यान से फोकस किया। इस जोड़ी में एक लेवल 29 लियो शाओ जानवर था और दूसरा एक लेवल 29 थंडर आउल। इस खास जोड़ी को देखकर बाई की आंखें चमक उठीं। उसे शिकार का एकदम सही मौका दिखा। यहां जरूरी एक्सपीरियंस जमा करना आसान साबित होगा। उसके बाद उसने एक टारगेटेड मना स्कैन किया। नीली बिजली ने उसके शरीर को घेर लिया जब शक्ति बाहर फैली। उसका चेहरे का भाव दृढ़ निश्चय में सख्त हो गया जब उसने बिना भावना की घोषणा की कि ये वो सही समय है जब उसके हर एक खास ऑक्यूपेशन को एक अच्छा सुधार मिलना चाहिए। जंगल के बाहरी हिस्से के बाहर देखने वाले लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। कई लोग करीब आए और चल रहे मॉनिटर्स पर प्रतिभागियों को देख रहे थे, लेकिन बाई को दिखाने वाला डिस्प्ले पूरी तरह से बंद था। घने जंगल के अंदर उसकी गतिविधियां देखने वाले लोगों के लिए अदृश्य थीं। सिग्नल के अचानक गायब होने पर ध्यान देते ही सफेद बालों वाली एक यंग औरत रुक गई, हैरान होकर। वो मन ही मन बाई के डिस्प्ले के गायब होने का कारण सोचने लगी और क्या वो किसी खतरे में फंस गया था। चिंता उसके दिमाग पर छाने लगी। उसके ठीक पीछे बाई की इंस्ट्रक्टर सख्त हो गई। वो झुकी, धीमी आवाज में पूछा कि बाई किस तरह की दिक्कत का सामना कर रहा होगा। इसके तुरंत बाद कॉम्पिटिटिव लीडरबोर्ड दोबारा कैलकुलेट हुई। 7 सेकंड से भी कम समय में बाई का कोल टोटल बढ़कर 260 पॉइंट्स हो गया। इकट्ठे दर्शक हैरानी में चीख उठे। तेज धीमी बातें होने लगी क्योंकि लोग चर्चा कर रहे थे कि उसने इतनी जल्दी 30 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे हासिल किए, सीधे दूसरे रैंक पर पहुंच गया। इससे पहले कि पहली हैरानी खत्म हो, उसके पॉइंट्स दोबारा बढ़े 290 पॉइंट्स तक पहुंच गए। अविश्वास की आवाजें पूरी जगह गूंज उठीं। भीड़ के एक हिस्से ने पॉइंट्स बढ़ने की इतनी तेज रफ्तार पर हैरानी जताई। दूसरों ने बताया कि अब वो सबसे आगे वाले से सिर्फ 20 पॉइंट्स पीछे था, उसके ऊपर जाने की चौंकाने वाली रफ्तार को देखते हुए। बहुत से लोगों ने इतनी बड़ी प्रगति के संभव होने पर ही सवाल उठाया। जोर से शिकायतें आईं, जिसमें हिलटॉप हाई के ट्रैक करने वाले सिस्टम में खराबी होने का संकेत दिया गया। इसी समय बहुत ऊपर बैठा हुआ ऑल गॉड के सीधे वंशज ने मॉनिटर पर अपना पूरा ध्यान लगा रखा था। उसके बगल में एक मोटे आदमी ने गुस्से से कसम खाई, वजह मांगते हुए कि उस लड़के के पॉइंट्स अचानक उस पल कैसी बढ़ गए जब उसकी ब्रॉडकास्ट बंद हो गई। तभी एक सिक्योरिटी वाला उस मोटे व्यक्ति की तरफ मुड़ा, शांति से उन्हें यंग मास्टर कहकर संबोधित किया। उसने आदमी को भरोसा दिलाया कि मौजूदा परिस्थितियों की ज्यादा जांच पड़ताल जरूरी नहीं थी। उसने साफ किया कि स्कोर गिनने का तरीका बिना किसी गलती के काम करता था। उसने बताया कि क्योंकि हर मारे गए क्रीचर के पास एक खास ट्रैकिंग डिवाइस थी, इसलिए पॉइंट सिर्फ मरने के बिल्कुल सही समय पर मिलते थे। इसलिए कैलकुलेशन में कोई भी गलती नामुमकिन थी। वो सिक्योरिटी स्टाफ वाला अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उस मोटे आदमी ने हल्के में लेते हुए एक डरावनी हंसी हंसा। एक झटके में चाय का सिरामिक कप हवा में तेजी से उड़ा। उसमें मौजूद तरल उस ऑफिसर के चेहरे पर छिटक गया। मोटे आदमी ने उसी समय अपना हाथ टेबल पर मारा, गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा कि क्या वो स्टाफ मेंबर उसे ज्ञान देना चाहता था। उसने ऑफिसर को गाली दी, पूछा कि क्या उस आदमी को सच में लगता था कि उसको खुद नियमों की समझ नहीं थी, और उसके बाद उसे तुरंत वहां से चले जाने का हुक्म दिया। टूटे हुए कप को मजबूती से पकड़ते हुए उसका गुस्सा उबल पड़ा, जिसके कारण उसने जोर से टाइबन पर आरोप लगाया। उसने ताना मारते हुए बोला, सवाल किया कि क्या टाइबन का पूर्वज नियम भूल चुका है, और पूछा कि उसे कब ये अधिकार मिल गया कि वो उस जैसे व्यक्ति को, देवताओं के वंशज को, बीच में टोके। टाइबन ने जवाब देने की कोशिश की। उसका इरादा सबसे छोटा वंशज से सीधे बात करने का था। इससे पहले कि टाइबन एक भी शब्द बोल पाता, उस मोटे आदमी ने उसे गर्व भरे भाव से देखा। उसने टाइबन को छेड़ते हुए सीधे पूछा कि क्या उसको अपनी मिली हुई जगह खोने की आशंका ने उसके अंदर डर पैदा कर दिया था। टाइबन ने दांत पीस लिए। उसके चेहरे पर तेज गुस्सा दिखा। उसने धीरे से गाली दी। उसका भाव गंभीर हो गया। ठीक उसी पल प्रतियोगी रैंकिंग्स दोबारा रिफ्रेश हुई। बाई सीधे पहले नंबर पर पहुंच गया। उसका कुल स्कोर 460 पर रुक गया। सबसे छोटा वारिश ने मॉनिटर की तरफ अपनी नजरें उठाईं। हल्की मुस्कुराहट आई जब उसने देखा कि बाई जितना सोचा था उससे ज्यादा दिलचस्प साबित हुआ है। एक और जगह पर चिमली भी लीडर बोर्ड देख रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाई, मान रही थी कि उसने पहले ही देख लिया था कि जब बाई अकेले काम करेगा तो फासला कम कर देगा, लेकिन उसकी सिर्फ रफ्तार और तेज तर्राकी ने उसे हैरान कर दिया था।
उसके होंठों पर मुस्कान आ गई जब उसने कहा कि इस रफ्तार को बनाए रखना बिना किसी दिक्कत के नंबर 1 स्पॉट पक्का कर देगा। अचानक धरती हिल गई। बई के पॉइंट्स तेजी से ऊपर उछले। कुछ ही पलों में 620 पॉइंट्स तक पहुंच गए। हरे बालों वाला एक मेल प्रतिभागी हैरानी से चिल्लाया। उसका चेहरा समझ से बाहर था जब उसने इस घटना के संभव होने पर सवाल किया। उसने धीरे से सोचा, शक करते हुए कि क्या इतनी बड़ी क्षमता एक आम इंसान के लिए भी भरोसेमंद थी। उसकी नजर हिली जब डिस्प्ले अगली बार अपडेट हुआ। 750 पॉइंट्स। उसके हाथ कांपने लगे जब उसे एक अलग एहसास हुआ। क्या बई ने जानबूझकर अपनी असली शक्ति छुपाई थी जब वो पहले साथ में लड़ रहे थे? आवाज धीमी करते हुए उसने खुद को याद दिलाया कि ये देवता देखने वालों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का सुनहरा मौका था। बीच के इलाके में बहुत बड़े खतरे के बावजूद वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा निशानों से भरा हुआ था। जंगल के अंदर के हिस्से की तरफ जल्दी से देखने के बाद उसका दृढ़ निश्चय पक्का हो गया। उसने भी जोन के बीच की तरफ बढ़ने का पक्का फैसला किया। अगर फासला कम करना नामुमकिन भी था, तब भी वो खुद को ज्यादा पीछे नहीं छोड़ सकता था। अच्छा स्कोर बढ़ाना कम से कम देवताओं का ध्यान तो खींच ही सकता था। उसी समय वो हरे बालों वाला प्रतिभागी जंगल के इलाके में और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के दौरान उसने खुद को दोहराता रहा कि जहरीला काला धुआं नजदीक होना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई असली खतरा सामने ना आए। दृश्य बदला। दूसरी जगह बई ने हल्के से अपना सिर झुकाया और धीरे से बोला, वो काला धुआं आखिरकार दिख गया है। ये खास घटना इस इलाके में एक्टिव सबसे खतरनाक शक्ति है। उसकी महसूस करने की क्षमता बहुत तेज हो गई जब उसने शांत भाव से कहा कि रास्ता खोजने के दौरान बीच के घेरे में लगभग हर दुश्मन खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ उसके व्यक्तिगत विकास का सबूत था। उसकी क्लाउड सॉर्सरी क्षमता लेवल 25 तक पहुंच गई। उसका न्यूक्लियर कॉम्बैटेंट रोल लेवल 27 तक पहुंचा। उसकी फ्लोरल समनिंग स्किल में सुधार हुआ और वो लेवल 24 हो गई। बई ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस को चेक किया, पक्का किया कि उसके सभी खास स्पेशलाइजेशंस में अच्छी प्रगति हुई है। डिस्प्ले को देखते हुए उसने जोर से सोचा कि शायद आज उसके कॉम्बैटेंट्स बी रैंक डेजिग्नेशन हासिल कर सकते हैं। अचानक एक नया सिस्टम अलर्ट सामने आया। फूलों पर आधारित विशाल जानवरों को हराने के कारण 2 और आत्माएं रजिस्टर हुईं। फ्लावर स्पिरिट्स के साथ एक औपचारिक समझौता हो चुका था। डिस्प्ले ने बई को बताया कि अब उसे उनकी आत्माओं को बांधने की अनुमति थी, जिससे उसको उन पर पूरा नियंत्रण मिल रहा था। समझौते की अवधि 5 से 6 साल बताई गई थी। बई ने शांति से ये नतीजा स्वीकार किया। उसने तय किया कि कोबायाशी निशाना पहचानने और आसपास के इलाके का मूल्यांकन करने में उसकी मदद करेगा। पहला साथी आत्मा एक बंदर जैसा डीमन था, जबकि दूसरा एक पक्षी उल्लू जैसा डीमन था। दोनों में फूलों पर आधारित मैजिक की शक्ति थी। और तो और उस शानदार बंदर आत्मा के पास एक खास दबाव बनाने वाली जन्मजात स्किल थी। बाई ने उस बंदर को किंग कॉन्ग नाम दिया। उसे नजदीकी लड़ाई में उसका आगे की पंक्ति का लड़ाकू बनने का काम दिया। उसने दोनों आत्माओं के साथ अंतिम समझौता किया। इस तरह उनको अपनी टैक्टिकल यूनिट के लिए बुनियादी मदद के रूप में शामिल किया। उस आउल की तरफ ध्यान करते हुए बाई ने धीरे से निर्देश दिया। उसने शाओलिंग को एक और रिकॉनेसेंस करने का काम दिया, ये जांचने के लिए कि आसपास कोई बचे हुए डिमोनिक क्रीचर्स तो नहीं है। इस निर्देश के होने से पहले पेड़ों में एक अनचाहा कंपन गूंज उठा। बाई की छाती की हड्डी में एक तेज दर्द दौड़ गया। उसका शरीर हिल गया, उसकी टांग मुड़ गई और वो धरती पर गिर गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली। उसकी सांसें अनियमित थीं। उसने सांस लेते हुए कहा कि वो बार बार आने वाला जाना पहचाना एहसास दोबारा आ गया था। मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज के साथ बाई ने उस एंटिटी को पहचान लिया जो उसे चारों तरफ के अंधेरे में से बुला रहा था। वो बाल्फागोर था, वो डीमन गॉड जो सबसे पहले मौजूद था, और वो अकेला व्यक्ति था जो बाई को दोबारा जीवन देने के लिए जिम्मेदार था। बाई का होश बहने लगा। वो यादों में खो गया। उसे वो घटना अच्छे से याद थी जब उस भूतिया शक्ति ने अपना खुद का दिल पेश किया था। उस समय उस राक्षस ने शांति से कहा था कि बाई को ये दिल एक इनाम या तोहफा समझना चाहिए। बाई ने तुरंत इसको चुनौती दी, पूछते हुए कि एक राक्षसी शक्ति उसके साथ समझौता क्यों करना चाहेगी और उसे मौत से वापस जिंदा करने के बदले में वो क्या फी चाहते थे। बाल्फागोर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक तेज मुस्कुराहट आ गई। उसने बाई को धीरे आवाज में समझाया कि बस उस नियति तारीख तक सब्र करे जब वो अतीत में वापस जाएगा। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, राक्षस का मूल हिस्सा बाई की छाती में समा गया। उसी पल बाई फिर से जिंदा हो गया। ये कोई बिना शर्त का तोहफा नहीं था, बल्कि ये एक समझौता था, एक राक्षस द्वारा लगाई गई एक स्पष्ट शर्त जिसका छिपा हुआ दाम तय था। पिछला दृश्य अचानक रुक गया। बाई वापस वर्तमान पल में आ गया। उसका चेहरा ध्यान में आ गया जब उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति ठीक की और खुद को सीधा खड़ा किया। उसकी छाती का दर्द कम हो गया और उसकी जगह एक गहरी स्पष्टता आ गई। उसने निश्चित रूप से पहले की शारीरिक अनुभूति का महत्व समझ लिया। तय किया हुआ समय आखिर आ गया था। पूरे विश्वास के साथ बोलते हुए बई ने वहां फैले हुए अंधेरे को संबोधित किया, ये घोषणा करते हुए कि अब उस समझौते को पूरा करने का समय आ गया था जो उसने बनाया था। उसी समय फोकस शिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद देखने की जगह पर चला गया। विद्यार्थी मॉनिटर्स के आसपास इकट्ठे थे, सभी प्रतियोगिता के पॉइंट्स पर नजर गड़ाए हुए थे।
एक व्यक्ति ने पूरा आश्चर्य व्यक्त किया, कहा कि ये शिकार प्रतियोगिता बिल्कुल अनुमान से बाहर थी। डिस्प्ले फिर से ठीक हुआ। पहला स्थान बई 750 पॉइंट्स। ये आखिरी स्कोर देखकर बई की इंस्ट्रक्टर ने खुशी जाहिर की। वो मुस्कुराई और अच्छी टिप्पणी दी कि पहले 4 स्थानों में 3 विद्यार्थी जिंगू अकेडमी से थे। ये सच में एक शानदार उपलब्धि थी। बगल में एक लड़का विद्यार्थी ने हाँ में सर हिलाया। उसने माना कि स्कोर जबरदस्त था, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि बाई का लाइव फीड बहुत समय से नहीं मिल रहा था। तो उसने पहला स्थान कैसे हासिल किया, ये वहां मौजूद सभी के लिए एक रहस्य बना रहा। उस लड़के के बगल में एक छोटे बालों वाली महिला ने ऊपर देखा और शांत रूप से अपना अनुमान दिया। उसने कहा कि बई ने जरूर मुख्य सेंट्रल जोन में घुसपैठ की होगी। उसने विस्तार से बताया कि उनके जरूरी ट्रेनिंग दौरे से पहले उनके समूह ने शिकार चुनौती से संबंधित एक गहरी तैयारी वर्कशॉप में हिस्सा लिया था, जिससे उसे इसके तरीकों की जानकारी मिली थी। उसने ये बताते हुए बात खत्म की कि शिकार क्षेत्र एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था, जो दिए गए देखने के स्क्रीन्स की कवरेज क्षमता से कहीं ज्यादा था। क्योंकि पूरा सीधा देखना संभव नहीं था, देखने वालों को रियल टाइम मॉनिटरिंग फीड्स और बाद में रिकॉर्ड किए गए फुटेज पर निर्भर रहना पड़ रहा था। उसने आगे बढ़कर प्रतियोगिता के मैदान की व्यवस्था को समझाया। पहला इलाका ग्रीन जोन था, जो शुरुआती शिकार का क्षेत्र था। दूसरा इलाका बी लेवल की मुश्किल चुनौती का जोन था। गहराई में तीसरा और सबसे खतरनाक क्षेत्र ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट था। प्रतियोगिता को नियंत्रित करने वाले नियम के अनुसार ये 3 अलग अलग क्षेत्र पूरे शिकार इलाके को बांटते थे। ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में खतरनाक जीव रहते थे, जिससे ये खास तौर पर खतरनाक बन जाता था। उसका ध्यान फिर उस हिस्से की तरफ गया जो अभी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा था। ये मौजूदा जगह उसने स्पष्ट किया बुनियादी शिकार जोन को दर्शाता था, जहां कमजोर स्तर के मॉन्स्टर्स कभी कभी दिखाई देते थे। छोटे बालों वाली लड़की ने डिस्प्ले पर अपनी जांच जारी रखी, फिर से अपनी बात दोहराई। उसने विस्तार से बताया कि शिकार क्षेत्र में जितनी ज्यादा गहराई में जाते हैं, वहां के जानवर उतने ही ज्यादा ताकतवर और संख्या में बढ़ जाते हैं। इसलिए उसने ये माना कि बाई का इतना ऊंचा स्कोर इतनी तेजी से जमा करना सिर्फ ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में उसकी घुसपैठ की वजह से हो सकता है। उसके पुरुष साथी ने सर हिलाकर उसके अनुमान की तर्क को सही बताया, लेकिन उसने सख्ती से चेतावनी दी कि ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट जो ठीक बीच में स्थित है, वहां जाना पूरी तरह से मना है। एक तीसरे व्यक्ति ने बीच में टोक दिया और एक पुरानी कहानी पेश की। एक लंबे समय से चली आ रही अफवाह थी कि ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट पर एक शाप है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके अंदर जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अचकना से लड़की की नजर घूम गई। एक मॉनिटर पर उसने हरे कपड़ों में एक आकृति देखी जो गहरे क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी। आश्चर्य ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जब उसने जोर से सोचा कि वो छोटा नेता इतने खतरनाक इलाके में क्यों जा रहा था। जंगल के अंदर हरे बालों वाले लड़के ने अपनी रफ्तार कम कर दी जब वो बदलते हुए काले धुंध से घिर गया। उसने दिखाई देने वाले डर के साथ अपने आसपास का जायजा लिया। उसका पहला इरादा सेंट्रल सीमा के अंदर और जानवरों को मार गिराना था, लेकिन उसने पाया कि वो अनजाने में ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट की सीमा तक पहुंच गया था। एक अजीब सा एहसास अचानक उस पर हावी हो गया। उसकी आंखें खुद ब खुद कहीं और चली गईं। बिल्कुल तभी उसने बाई को काले कोहरे में घुसते हुए देखा। उसके साथ उसका पक्षी साथी एक उल्लू जैसा भी था। हरे बालों वाले लड़के की आंखों में हैरानी दौड़ गई। उसने पूछा कि बाई भी यहाँ क्यों था। क्या बाई सच में ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में कदम रखने के लिए तैयार था? क्या वो इस जगह के असली खतरों को समझ नहीं पाया था? अनायास ही उसने बाई को रोकने के इरादे से अपनी बाह उठाई। उसका हाथ तुरंत कांपने लगा। एक जबरदस्त दम घोटने वाली शक्ति उस पर दबाव डाल रही थी, जिससे उसकी मांसपेशियां आकड़ गईं। उसके दिमाग की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई, जिससे वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसी जगह पर जमा रहा। हरे बालों वाले लड़के ने अपनी नजर नीचे की, अपने अंदर गहरी उथल पुथल को महसूस करते हुए। एक बुरी मुस्कुराहट धीरे धीरे उसके मुंह पर आ गई। उसने समझ लिया कि चालू ब्रॉडकास्ट से बाई की अनुपस्थिति ने देवताओं के लिए उसे पहचानना आसान कर दिया था। उसकी नजर ने तेजी से बाई की तरफ की दूरी का अनुमान लगाया, चुपचाप जंगल के अंदर एक निजी रणनीति बनाते हुए। ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर बाई ढंग से आगे बढ़ रहा था। तेजी से मध्यम क्षेत्र में पहुंच गया। उसने आसपास का जायजा लेने के लिए थोड़ी देर के लिए अपना चलना रोका। धीरे से बोलते हुए उसने देखा कि वो इस जगह पर वापस आया था। वो घुटनों के बल बैठा, मिट्टी में एक हल्का निशान बनाया। हल्की जासूसी निशानियां लगाईं जो उसके रास्ते की वापसी में मदद करने के लिए थे। उसने शांति से टिप्पणी की कि जब निशान बन चुका है तो आगे बढ़ना बिना पलटे उसकी वापसी इसी जगह पर सुनिश्चित करेगा। जब उसकी नजर उस इलाके पर पड़ी तो उसने जमीन में आधे दबे हुए बिखरे हुए हड्डियों के ढांचों को देखा। उसका चेहरा उदास हो गया। ये एहसास एक बहुत बड़े भूल भुलैया में कैद होने जैसा था। बाई ने धीरे से कहा कि बीते हुए अनगिनत प्रतियोगी शायद यहाँ हमेशा के लिए भटक गए होंगे। हर अगले कदम के साथ हवा का दबाव बढ़ता गया। शारीरिक वातावरण अंधेरा, बोझिल सा था और एक गहरी ठंडी हवा से भरा हुआ था। बाई ने जबरदस्त जादूगरी से बची हुई ऊर्जा महसूस की, जिससे उसने आंखें सिकोड़ी और असली जादूगर की पहचान के बारे में सोचा।
इतना समय बीत जाने के बावजूद उस शक्तिशाली बल का सबूत अभी भी मौजूद था। उसे लुअन फॉरेस्ट के अंदर इतने ऊंचे स्तर की जादूगरी की मौजूदगी बहुत अजीब लगी। जबकि काला धुंध चुपचाप उसके चारों ओर घूम रहा था, बाई की सोच और गहरी हो गई। उसने सवाल किया कि ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट अपने दिल में कौन से छुपे हुए रहस्यों को सच में छुपाए हुए था। उसी समय चैनले ने अपना ध्यान ऊपर स्कोर डिस्प्ले की तरफ किया। चिंता की एक लेखा धीरे धीरे उसके माथे पर बन गई। क्या हो रहा है? उसने धीरे से कहा। उसने सोचा कि 750 तक पहुंचने के बाद बाई का टोटल स्कोर क्यों रुका हुआ था। उसका ध्यान सिर्फ उसके नाम पर था। उसकी आंखों से सच्चा डर साफ झलक रहा था। तभी हरे बालों वाले लड़के ने चैनले को देखा। उसने अपनी बांह उठाई और जोर से उसका नाम लिया। चैनले उसकी तरफ घूम गई। क्या तुम बाई से मिले? उसने बिना किसी रुकावट के पूछा। उसका पॉइंट स्कोर बहुत समय से रुका हुआ है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। लड़के ने थोड़ी देर के लिए एक असहज चेहरा बनाया, फिर हाँ में सर हिलाया। उसने जवाब दिया कि उसने बाई को पहले ऊंचे स्तर की मुश्किल शिकार के लिए तय किए गए क्षेत्र में देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुख्य सेंट्रल जोन की तरफ जा रहा था। उसने जोड़ा। चैनले का शरीर अकड़ गया। वो मॉनिटर की तरफ घूम गई, अनायासी सांस लेते हुए। मुझे बताओ कि ये सच नहीं है, उसने धीरे से कहा। क्या वो अनजाने में कुछ देर पहले ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में भटक गया था? डिस्प्ले पर बाई के निर्देशांक तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। वो दृश्य प्रस्तुति अचानक रुक गई। एक जरूरी चेतावनी एक लाल एक्स के रूप में दिखी। उसके साथ एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें उस जोन का नाम था जिसे बाई ने पार किया था, टोटल कनेक्शन सेवरेंस। इकट्ठे हुए देखने वालों में घबराहट की लहर दौड़ गई। किसी ने चिल्ला कर कहा, सच को मान ना पाते हुए, उसका स्कोर गायब हो गया। क्या उसके साथ कोई घटना हुई है? क्या वो खतरे में है? बाई की ट्रेनिंग मेंटर ने मॉनिटर पर अपनी नजर गड़ाई। उसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया था। बाई, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उसी समय ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर गहराई में बाई उस जंगल की ठीक बीच में शांत खड़ा था। उसने जानबूझकर अपनी पलकें बंद कर ली, खुद को शांति की तरफ मजबूर करते हुए। मेरा बस मन करता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, उसने सोचा, और इन दृश्यों और आवाजों पर विश्वास करना बंद कर दूं। जैसे ही ये ख्याल पक्का हुआ, उसके शरीर से एक अलग तरह की शक्ति निकलने लगी। बाई का चेहरा हल्का सा बदल गया। जो फील कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, उसने अंदर ही अंदर फुसफुसाया। अचानक पेड़ों में एक हल्की गूंज आई। उसके दिमाग में एक गहरी दबी हुई आवाज गूंजी, अपनी दिल की धड़कन को फॉलो करो, यही रास्ता है जो तुम्हें इस जंगल से निकालेगा। जैसे ही वो आवाज खत्म हुई, जमीन पर एक तेज भूकंप आया। बाई के सामने एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता धीरे धीरे दिखने लगा जो घने काले कोहरे को चीर रहा था। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। बाई ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वही आवाज वापस आई, शांत और ठीक। तुम और करीब आ रहे हो, एक बार और कोशिश करो। उसके शरीर के अंदर की एनर्जी फिर से तेजी से घूमी, अब पहले से ज्यादा जोर से। यहां, आवाज ने कहा, यही वो जगह है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बाई ने अपनी आंखें खोली। वो काला धुआं तुरंत हट गया और सीधा आगे एक बहुत बड़ा छाया वाला गड्ढा दिखा। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसकी आंखों की पुतलियां छोटी हो गईं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कंपटीशन एरिया के ठीक बीच में इतनी बड़ी दरार हो सकती है, उसने धीरे से कहा। मेरे पिछले जीवन में भी ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की गई थी। बाई ने उस खाली जगह की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। ये स्काई सिटी जरूर कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है, उसने चुपचाप कहा। थोड़ा रुकने के बाद उसने अपनी हालत देखी और एक फैसला लिया। मुझे फ्लावर समनर कॉन्फ़िगरेशन में बदलना पड़ेगा। बाई ने फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए प्राणी ज़ोअलिंग को हुक्म दिया। चलो देखते हैं। दोनों ऊपर की तरफ चढ़ने लगे और फिर सीधे उस गड्ढे में नीचे कूद गए। इस जगह के नीचे किस तरह की चीज छुपी हो सकती है, बाई ने सोचा। जैसे ही वो नीचे की खाली जगह में सुरक्षित उतरा, उसके चारों तरफ चमकदार एनर्जी की एक लहर घूम गई। चारों तरफ का अंधेरा हर दिशा से उस पर दबाव डाल रहा था। ये जगह असल में क्या है, उसने सोचा, पूरे एरिया का ध्यान से जायजा लेते हुए। क्या ये जगह कभी किसी बड़ी लड़ाई का स्थान थी? अचानक जमीन में तेज हरकत हुई। गहरी बैंगनी एनर्जी का एक भयानक झटका बाहर की तरफ फटा और उस गहरी दरार में एक धमकी भरी आवाज गूंज उठी। बाई की नजर तुरंत आवाज की तरफ गई। उसके शारीरिक झटके से उसकी आंखों की पुतलियां छोटी हो गई। उसके सामने खड़े थे भयानक प्राणियों का एक समूह, अलग अलग एम्परर रैंक के स्पिरिट मॉन्स्टर्स और कई डरावनी हस्तियां, जिसमें लेवल 8 और लेवल 4 म्यूटेंट वेरिएंट शामिल थे। उसे ये नजारा लगभग अकल्पनीय लगा। उनके पीछे एक विशाल छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक ठंडी बुरी आवाज जो खूंखार इरादे से भरी थी हवा में चीखी, घुसने की हिम्मत की। इस दुश्मन की पहचान डेथ सोल वॉरियर के रूप में हुई, जो बी रैंक गैलेक्सी लेवल का था, जिसके पास बुद्धि थी, एक बहुत ऊंचा खतरा था और जिसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो पूरी तरह से अनजान थी।
उस प्राणी ने तेज बैंगनी काली शक्ति की एक जोरदार लहर छोड़ी, जिसका निशाना सीधे बाई पर था। उसी समय चैनली रास्ते पर आगे बढ़ी, जहां उसने एक गिरा हुआ प्राणी देखा। वो हिल नहीं रहा था, उसके जोड़ने वाले हिस्से जॉइंट्स साफ टूटे हुए थे। वो घुटने टेक कर बचे हुए हिस्सों को ध्यान से देखने लगी। उसकी नज़र तेज हो गई। जबकि चोट पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई थी, उस जगह के पास अब भी तेज गर्मी के निशान बचे थे। इससे ये पूरी तरह पक्का हो गया कि बाई ने ही उस मॉन्स्टर को मारा था। उसी समय हल्के हरे बालों वाला लड़का उसके पास पहुंचा। चैनली सीधी खड़ी हो गई और शांति से बोली, ये बताते हुए कि आसपास का इलाका पहले ही अच्छे से छान लिया गया है। बाई का सिर्फ यही एक निशान बचा था, और वो था उस जानवर का शारीरिक अवशेष। उसने ये भी बताया कि इस आसपास के जगह के जानवर उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे। इन सब बातों को देखते हुए बाई जरूर इस घने जंगल के और गहरे हिस्से में चला गया होगा। हरे बालों वाले आदमी का चेहरा तुरंत और तेजी से बदल गया। उसने तुरंत उन पर जोर दिया कि बाई की खोज तेज करें, इस उम्मीद पर कि वो जंगल के अंदर कहीं जिंदा होगा। चैनली ने धीरे से सांस छोड़ी और खुद को तैयार किया। मैं अंदर जाऊंगी और उसे ढूंढ निकालूंगी, उसने घोषणा की। वो हरे बालों वाला लड़का हैरानी से वहीं रुक गया। उसने तुरंत उसके फैसले को गलत बताया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चैनली ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया और आगे बढ़ती रही। उसने धीमी आवाज में खुद को दोष देते हुए कहा। उसे अफसोस था कि उसने बाई को ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट के बीच में छिपे खतरों के बारे में नहीं बताया। लड़का उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, तेजी से चिल्लाया, उसके कमांडर रैंक का हवाला देते हुए, और उससे आगे न जाने की विनती की। उसने अपनी चेतावनी दोहराई कि ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक जगह थी। उसका चेहरा अचानक अस्वाभाविक रूप से बदल गया, एक बुरी काली रूप ले लिया जब उसकी असल पहचान सामने आई। उसके होठों पर एक बुरी मुस्कान फैल गई। उसने ठंडक से उसे बताया कि अंदर जाने का मतलब है असली विनाश से टक्कर। चैनली रुकी, शांति से जवाब दिया कि ये तो सिर्फ एक प्रतिद्वंदी का हट जाना है, एक ऐसी बात जो उसके कैंपेन के लिए पूरी तरह फायदेमंद है। चारों तरफ एक गहरा अशुभ झटका लगा और दृश्य बिगड़ गया। थोड़ी देर में चिनली का इमेज डिस्प्ले से पूरी तरह से गायब हो गया। कहीं और मोटे आदमी ने अचानक चिल्लाया और फिर तुरंत मॉनिटर की तरफ देखकर जोर से हंसने लगा। ये देखो लोगों, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो इतनी बेवकूफ है कि अकेले ही सीधा उस जंगल में जा रही है जिसे ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट कहते हैं। उसका हंसी तेज हो गई, जो सिर्फ तिरस्कार से भरी थी। उसके मुताबिक ये दिलचस्प मुकाबला अब एक मजाक बन चुका था, जिसे उसने सस्ते मनोरंजन के लिए किया गया एक बेकार काम बताया। इसके बाद उसने अपनी नजर छोटे बेटे की तरफ की, उसे घूर कर देखते हुए। उसने जोर देकर कहा कि जीत अब उसके चुने हुए हंटर की पक्की है। छोटे लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी हार मानने के लिए तैयार हो जाए। सबसे छोटे बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे खड़े जुड़वानी धीरे से सवाल भरी हंसी छोड़ी। शांति से पूछा कि उस डरावने छाया वाले जंगल के अंदर की सच्चाई क्या थी। उसने सोचा कि उस जगह में जाने पर कोई वापस क्यों नहीं आता। मोटे आदमी ने उस सवाल को तुरंत टाल दिया, ये कहते हुए कि अंदर का ज्योग्राफी महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताते हुए कि समाप्ति का चरण नजदीक है। एक छात्र ने धीरे से एक टिप्पणी दी, बस कुछ ही पल में घड़ी में दोपहर के 12 बज जाएंगे। उस जगह पर एक अशुभ शांति छा गई। सबसे छोटा बेटा डिस्प्ले पर ही टिका रहा, एक गहरी सांस छोड़ी। सीन बदला। ठीक 11:58 AM पर स्काई सिटी हंटिंग सेक्टर के अंदर कई प्रतिभागी छुपकर सावधानी से बैठे थे। एक लड़की घायल और दर्द से कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। दर्द बहुत ज्यादा था, वो रो रही थी। उसका सहारा दे रहा लड़का उसे डटे रहने के लिए कह रहा था। उसे चैलेंज के 12 बजे खत्म होने का समय याद दिलाया। उसने कमजोर आवाज में इस बात को नकार दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि ये पीड़ा उसकी सहनशक्ति से ज्यादा थी। हल्की गाली देते हुए अदरक यानी जिंजर रंग के बालों वाले एक लड़के ने पास में ही अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। उसकी शिकायत इस बात पर केंद्रित थी कि वापस निकलने का वादा तो किया गया था, लेकिन वास्तव में कोई निकलने का रास्ता सामने नहीं आया था। आसपास के एरिया को देखने पर थोड़ी देर की राहत मिली। कम से कम उन्होंने एक ऐसी छुपी हुई टेम्पररी शरण ले ली थी जहां मॉन्स्टर की एक्टिविटी कम थी। इस छोटी सी जीत के बावजूद उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीगा था और उसका शरीर तेज से कांप रहा था। उसने अंदर ही अंदर बड़बड़ाया कि आखिरी नतीजा कोई मायने नहीं रखता। अगर यहाँ मौत होती है तो सारे विकल्प खत्म हो चुके थे। उसने अपने 2 सहायकों को हुक्म दिया कि वो तब तक डटे रहें जब तक घड़ी में दोपहर के 12 ना बज जाए। एक सहायक ने शांति से हुक्म की पुष्टि की। उस दुखी जोड़े की तरफ देखते हुए उस अदरक बालों वाले लड़के ने एक तेज टिप्पणी की। उसने जोर देकर कहा कि उसकी जिंदगी आम लोगों की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है, और मजबूती से बताया कि वो इस माहौल में जिंदा रहेगा। तब एक निश्चित गहरा झटका गूंजा। समय समाप्त हो गया है। उसके बाद एक साफ ब्रॉडकास्ट आया, ध्यान दे हंटर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल स्टेज अब खत्म हो गया है। वो अदरक बालों वाला लड़का पूरी हैरानी से चीख पड़ा। वो समय के अचानक खत्म होने को समझ नहीं पा रहा था। एक दूसरी जगह पर एक और प्रतिभागी ने इस निर्मम मुकाबले के रुकने का खुशी से जश्न मनाया। एक दूसरी घंटी बजी और एक नया संदेश आया। आखिरी अनपेक्षित घटना शुरू की जा रही है। एक स्पष्ट तनाव छा गया। हर हंटर शांत हो गया क्योंकि जमीन के नीचे की जगह बहुत भारी हो गई थी। फैसला कुन बॉस की लड़ाई अब शुरू होगी।
एक नौजवान ने अपनी उलझन में चिल्लाया, इस विकास की प्रकृति पर स्पष्टीकरण मांगा। घंटी फिर बजी। हंटिंग एरिया के अंदर आखिरी दुश्मन के आने की पुष्टि की। पूरी गुफा तेज हिलने से कांप गई। अशरीरी आवाज ने घोषणा की कि ये अवसर हंटर्स के पास मौजूदा परिस्थिति को बदलने का आखिरी रास्ता है। उनके पैरों के नीचे की जमीन तेज से उछलने लगी। एक युवा महिला डर से चीखी, ये सवाल करते हुए कि ये परीक्षा क्यों चलती जा रही है, और उसने बेचैनी में अपने साथी की कलाई कसकर पकड़ ली। ब्रॉडकास्ट भावनाहीन तरीके से आगे बढ़ा। इस प्राणी के खिलाफ जीतने वाले को 1000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ा इनाम इंतजार कर रहा है। ठीक तभी वो अदरक बालों वाला आदमी पूरी तरह से अपनी शांति खो बैठा। उसने अपना गुस्सा निकाला, चिल्लाते हुए इस बॉस फाइट के नाम की चीज की प्रकृति समझने की मांग की। उसने मुट्ठी बंद की और चीखा कि पूरा कंपटीशन ठीक दोपहर में खत्म होने का हुक्म था। गुस्से से उसने उनकी तुरंत आजादी पर जोर दिया। घोषणा की कि मुख्य इनाम अब नहीं चाहिए। घमंड से खुद की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि उसका बड़ा वंश ऐसे इनामों को फालतू बना देता है। उसकी घोषणा एकदम से एक तेज धमाके से रुक गई। एक जबरदस्त वार ने उसकी पसलियों को चीर दिया। उसकी दर्द की चीख के बाद उसका शरीर बुरी तरह से बिगड़ गया। उसकी आत्मा और जिंदा रहने की शक्ति जबरदस्ती निकाल ली गई और वो एक सूखे खोखले रूप में बदल गया। एक छाया वाली चीज आई जो बची हुई शक्ति को तेजी से चूस रही थी। असली मुसीबत का रूप सामने आया। एक बहुत बड़ा जानवर जिसमें से डरावनी शक्ति निकल रही थी। बाकी लोग घबराहट से सुन्न हो गए। क्या केल्विन सच में ऐसे मर गया? एक नौजवान ने हैरान होकर चिल्लाया। एक लड़की रोते हुए गिर गई। इस भयानक घटना की सच्चाई पर सवाल कर रही थी। उस जानवर ने अपनी पहचान बताई। एक फ्लावर मेज लॉर्ड, एक डरावना बी लेवल 36 का दुश्मन जो इस इलाके पर राज करता है। एक और भाग लेने वाले ने डरते हुए फुसफुसाया, बी लेवल रैंकिंग को पहचानते हुए। एक और आवाज घायल होकर उठी, बहस करते हुए कि ऐसे दुश्मन के खिलाफ जीतना नामुमकिन है, भले ही हर अवेकेंट कंटेस्टेंट मिलकर कोशिश करें। एक एस क्लास अवेकेंट के पास भी वो जरूरी क्षमता नहीं थी। उस राक्षस ने अपना मुंह उठाया। उसका चेहरा एक बुरी मुस्कुराहट में बदल गया। उस लड़के ने अपनी पहले की बात दोहराया, उसकी आवाज कांपते हुए, कि बी लेवल बॉस को हराना सीधे सीधे नामुमकिन है। दृष्टि बदल गई। स्काई सिटी अब इसके दूसरे स्टार्टरम में बाई एक विशाल दुश्मन का सामना कर रहा था। उसका ध्यान तेज और स्थिर था। उसने शांति से कहा कि सिर्फ यही एक चीज बची है जो उसका निशाना है। तुरंत तेज बैंगनी शक्ति उसके शरीर से निकलने लगी। शिकार की चुनौती की वजह से उसके पेशे के लेवल्स हर तरफ बढ़ गए थे। उसके दोनों लड़ाई वाले स्पेशलाइजेशंस अब एस रैंक के मैक्सिमम तक पहुंचने वाले थे। उसके कुल आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे जैसे जैसे उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही थी। उसके चुने हुए पेशे फ्लावर समनर, क्लाउड मेज और न्यूक्लियर वॉरियर सब में काफी इजाफा हुआ था। बाई ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा, मानसिक शांति बनाए रखी। उसने समझा कि सिर्फ एक कला पर निर्भर रहना इस दुश्मन के खिलाफ काम नहीं आएगा। उसका सामना एक बी रैंक लॉर्ड लेवल गैलेक्सी डेथ वॉरियर कर रहा था जो गहरे बैंगनी ऊर्जा और गुस्से वाले इरादे में घिरा हुआ था। बाई की असली श्रेष्ठता लेकिन उसके कई स्पेशलाइजेशंस होने में थी। उसने तुरंत हमला शुरू किया। उस जानवर ने तुरंत अपनी जवाब देने वाली शक्ति निकालकर जवाब दिया। उस तेज टक्कर के बाद बाई ने तुरंत अपनी रणनीति बदली, अपनी क्लाउड मेज की कला यूज करते हुए। उसके स्टाफ के जरिए एक विनाशकारी वार लॉर्ड लेवल चीज से टकराया। हालांकि उससे आया धमाका जोर से गूंजा, बर्फ जैसा का जैसा रहा। सिर्फ क्लाउड जादू पर निर्भर रहना काफी नहीं था। तुरंत जवाब देते हुए बाई वापस बदला, अपनी न्यूक्लियर वॉरियर टैलेंट को एक्टिवेट किया। वो आगे की तरफ लपका, जानवर पर तलवार का एक सही जानलेवा घुमाव किया। उसकी सांस गहरी हुई जब उसकी नजर निशाने पर टिकी। वो धीरे से फटी आवाज में बोला कि मुख्य कमजोरी उस जानवर की छाती के अंदर है। इसी समय उसकी विशाल बुलाई हुई चीज कॉन्ग इस दौरान काफी बड़ा हो चुका था। उस बुलाए हुए की विशाल मौजूदगी पूरे दबदबे से आगे बढ़ी। उसकी आंतरिक शक्ति अकेले ही एक एस क्लास अवेकेंट की शक्ति जितनी थी, जो उसकी लड़ाई की क्षमता को सबसे अच्छे लड़ाकुओं के बराबर रखती थी। बाई ने राक्षस पर निशाना लगाया और दूरी कम की। पास आते हुए शांति से बोला। उसने माना कि ये कोशिशें अभी भी शक्ति में अंतर को पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रही थीं। पलक झपकते ही उसने तेज चक्कर देने वाले तलवार के वार किए। उसके हथियार की बार बार चमक के नीचे राक्षस के शरीर से लाल रंग की शक्ति फूट पड़ी। उसी समय उसकी बुलाई हुई चीज ने एक साथ जबरदस्त हमला किया। थोड़ी देर बाद बाई के सामने एक पहचानी हुई रोशनी दिखी। उसका अंदर का डिस्प्ले बजा, बी लेवल बॉस हराया, डेड सून वॉरियर। उसके आंकड़े तुरंत बढ़ गए। न्यूक्लियर वॉरियर लेवल 30 तक पहुंच गया। क्लाउड मेज लेवल 28 तक चला गया। फ्लावर समनिंग लेवल 27 तक बेहतर हुआ। बाई वहीं रुका रहा। उसका हाव भाव गंभीर था। उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की। अपनी आस्तीन से मुंह के पास से थोड़ा सा खून पोंछा। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने माना कि ज्यादा बड़े रैंकिंग के जानवर को हराना जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा मेहनत मांगी। गुफा के चारों तरफ देखते हुए उसने शांति से निर्देश दिया। बाहर निकलने का पोर्टल अब एक्टिवेट होने के लिए तैयार था। जैसे ही जानकारी वाला डिस्प्ले हट गया, एक तेज कंपन ने पूरे इलाके को हिला दिया। बाई के अंदर एक अजीब बदलाव शुरू हुआ। उसने जितने बहुत ज्यादा गैलेक्टिक कंपोनेंट्स इकट्ठे किए थे वो उसकी तरफ लपकने लगे।
नीली शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया, जो एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ मिल गई और उसकी आंखों के सामने झिलमिला रही थी। बाई इस बदलाव को पूरी तरह समझ गया। उसने पहचाना कि उसके गैलेक्टिक एलिमेंट्स का भंडार पूरी तरह से भर चुका था। एक नया स्पेशलाइजेशन एक्टिवेट होने के लिए तैयार था। जगह बदल गई और एक भीड़भाड़ वाले शहरी इलाके में चली गई। अचानक गॉड गिल्ड के 8th कंटिंजेंट के एक आदमी ने जोर से एक सवाल किया, ये पूछते हुए कि क्या किसी को स्काई सिटी से जुड़ी छुपी हुई जानकारी पता है। उसने अपने साथी को बताया कि खबरें घूम रही हैं कि बीच की ऊंची इमारत में छुपा हुआ एक रहस्यमयी कमरा है, एक ऐसी जगह जिसका उपयोग कई ज्यादा शक्तिशाली चीजों को बंद करने के लिए किया जाता है। साथी ने अपनी भौहें सिकोड़ी, इस बात को चुनौती देते हुए ऐसे कमरे की संभावना पर शक किया और यहाँ तक कि भगवानों का जिक्र भी किया। उसने इस विचार को सिर्फ बढ़ा चढ़ाई पुरानी कहानी मानकर खारिज कर दिया। पहले आदमी ने उदासीनता से जवाब दिया, ये कहते हुए कि शक करना ठीक है, क्योंकि उसके साथी ने कभी खुद स्काई सिटी के अंदर घुमा नहीं है। बातचीत एक तेज आवाज से टूट गई। 8 कंटिंजेंट का कमांडर आगे बढ़ा, तुरंत उस व्यक्ति की पहचान पूछ रहा था जिसने काम के समय बात करने की इजाजत दी थी। वो दोनों आदमी हैरानी में तुरंत अकड़ गए, तेजी से घबराहट में सल्यूट किया और अपने सीनियर को पूरी तरह आदर देने का भरोसा दिया। कैप्टन ने सख्त डांट लगाई। उनका काम प्रोटोस इलाके की पूर्वी हिस्से की सुरक्षा करना था और आज शिकार की चुनौती भी थी। उसने पूरी तरह से गलती मुक्त होने की जरूरत पर जोर दिया। उनकी तरफ गुस्से से इशारा करते हुए उसने उन्हें याद दिलाया कि वो 3 साल से स्क्वाड में है, लेकिन उनका व्यवहार अभी भी नए भर्ती हुए लोगों से काफी खराब था। उसके बाद उसने उन्हें पीछे देखने का हुक्म दिया, जिससे वो सही व्यवहार का नियम समझ सकें। बिल्कुल पास एक अलग व्यक्ति खड़ा था, जिसमें से एक बहुत अलग रोशनी निकल रही थी। इस व्यक्ति की पहचान गॉड कल्ट के 5th स्क्वाड के सदस्य के रूप में हुई। असली धोखेबाज अब सामने आ चुका था। उसका नाम क्रिस था और ये आदमी बे का पक्का दुश्मन था। क्रिस पूरी तरह चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जब उसके विचार स्काई सिटी के अंदर छुपी हुई रहस्यमयी जगह की तरफ चले गए। उसे ये संभावना बहुत दिलचस्प लग रही थी। कहानी का दृश्य फिर अचानक बदल गया। अपने निजी मानसिक जगह में बई ने पूरा ध्यान अपने सामने रोशनी वाले इंटरफेस पर लगाया। डिस्प्ले पर एक नया अलर्ट आया, न्यू वोकेशन एक्टिवेटेड, गैलेक्सी इमेज। बई की आंखें छोटी हो गईं जब लाल रंग का स्क्रीन उसकी आंखों में झलक रहा था। उसने धीरे से बोला, सोच रहा था कि इस लाल गैलेक्सी से जुड़ी शक्ति का असली स्वरूप क्या है। डिजिटल पढ़ाव ने स्पेशलाइजेशन की पुष्टि की। गैलेक्सी इमेज टियर 1। इस घटना से तुरंत उसको दूसरे व्यक्ति की याद आई जिसका पेशा भी उसके जैसा ही था। उस हरे बालों वाले नौजवान के पास यही एक जैसी लाल गैलेक्सी शक्ति थी, जो यानजर के एक्टिवेट करने के तरीके से अलग नहीं थी। अचानक हवा में एक तेज हिंसा वाला कंपन गुंजा। बाई का हाव भाव तुरंत बदल गया क्योंकि उसके सीने में एक तेज एहसास दौड़ गया। उसके दिल की धड़कन बिना कंट्रोल के तेजी से बढ़ गई। दर्द ने उसके पूरे शरीर को चीर दिया, जिसके चलते उसने अपना जबड़ा भींच लिया और अपना हाथ मजबूती से सीने की हड्डी पर दबाया। इस एहसास की तेजी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती गई। उसने अपना सिर उठाया और सीधे आगे एक बहुत बड़े दरवाजे पर ध्यान लगाया। मोटी जंजीरें उस पर लपेटी हुई थीं, जो प्रवेश को पूरी तरह बंद कर रही थीं। बई तुरंत समझ गया कि वो जिसे ढूंढ रहा था वो उस दरवाजे के पीछे है। अपने न्यूक्लियर वॉरियर रूप में आते हुए उसने अपना तय किया हुआ हथियार उठाया और तेजी से बंधनों में शक्ति डाल दी। उससे आई गतिज शक्ति बाहर निकल गई और कान फाड़ने वाली आवाज के साथ वो भारी जंजीरें फटकर जमीन पर गिर गईं। उसने विशाल दरवाजे को पकड़ा और झटके से खोल दिया। तुरंत अंदर से घना धुएं जैसा धुंध बाहर आने लगा। अंदर ऊंचे खंभे पूरी तरह शांति में खड़े थे। बीच में एक आकृति बंधी हुई खड़ी थी, जो भारी बंधनों से बंधी और हिलने से रोकी हुई थी। अजीब चिन्हों से हल्की रोशनी निकल रही थी। साफ तौर पर यह सिस्टम लेवल 5 स्टार सोल लॉक था। बाई की पुतलियां चौड़ी हो गईं। एक आदमी पूरी तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था, जंजीरों से पूरी तरह घिरा हुआ। उसकी मौजूदगी ही शैतानी और दबाव वाली थी। उस कैदी ने अपना सिर उठाया, सीधा बाई को देखा और उसके चेहरे पर एक बेइज्जती भरी मुस्कुराहट आई। उसने गुस्से से पूछा कि क्या एक और व्यक्ति को सिर्फ उसे और ज्यादा जलील करने के लिए भेजा गया है। बाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शांति से आदमी का नाम बताया, पूछते हुए कि क्या वो सच में शामिल है। जंजीरों में जकड़ा आदमी तुरंत अकड़ गया। उसके चेहरे पर हैरानी दिखी जब उसने पूछा कि बाई को उसका नाम कैसे पता चला। बाई ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उसने घोषणा की कि उसका एक ही उद्देश्य उस आदमी को बचाने में मदद करना था। ये शब्द बड़े कमरे में गूंज उठे। वो व्यक्ति जो अनगिनत सालों से कैद में था, पूरी तरह चुप हो गया, इस हैरान करने वाले ऐलान को समझने में पूरी तरह असमर्थ। बे ने एक गहरी सांस ली और रुका, खुद को थोड़ी देर आराम दिया, इससे पहले कि उसका ध्यान टूट जाए। अचानक उसका सर ऊपर हुआ। धीरे आवाज में उसने पूछा, सुपीरियर मास्टर, आप इतनी अचानक कहां गायब हो गए? इस सवाल के तुरंत बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक आकृति सीधे उसके सामने प्रकट हुई जिसने बेहद ज्यादा दबाव डाला।
ये शक्ति एक डेड सोल वॉरियर, गैलेक्सी वॉरियर लॉर्ड के रूप में पहचानी गई, जिसका स्टेटस लेवल 36 ग्रेड बी था। उस जीन ने बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया, अपना पूरा खतरनाक ऑरा सीधे बे की तरफ फेंक दिया। बे का रंग तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था जब उसने खुले मुंह से देखा। विश्वास ना होने के कारण वो स्तब्ध हो गया। आखिर ये क्या हो रहा है? मैंने तो इससे पहले ही खत्म कर दिया था। ये होना बिल्कुल नामुमकिन है। उसकी नजर खुद ब खुद उस अकेले जीव से आगे चली गई। उसको बेहद दुख हुआ। वो दुश्मन शक्ति तेज गति से बढ़ रही थी। 1 से 2 बने, 2 से तुरंत 3 हो गए। बे की हलचल पूरी तरह से रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि पहला झटका अब डर में बदल चुका था। इतनी बड़ी घटना मेरी आंखों के सामने कैसे हो सकती है? क्या ये कोई भ्रम है या ये सच्चाई है? ये उलझन उसको वहीं जमा गई। बिल्कुल इसी समय वो राक्षसों का समूह ने एक साथ अपनी संयुक्त शक्ति छोड़ दी। उन आकृतियों में से एक ने अपना हथियार उठाया जिसमें से बेरोक-टोक मारने की इच्छा निकल रही थी। एक ठंडा घोषणा उस बंद जगह में गूंज उठा। इस क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब है अंतिम मौत की गारंटी। बोलने वाला गैलेक्टिक वॉरियर चीफ लॉर्ड था, एक ऐसी शक्ति जिसकी पावर एक मामूली सोल जनरल से कहीं ज्यादा थी। उसकी ठंडी कड़ी उपस्थिति एक बड़े पहाड़ की तरह उस जगह पर छा गई। बे के घुटने झुकने लगे। ये समझते हुए कि रुकना पक्की मौत है, उसने उस स्तब्ध करने वाले दबाव के खिलाफ लड़ाई की। उसका मूवमेंट जबरदस्ती और अनिश्चित था, लेकिन इस गैर स्थिरता के बावजूद उसका फोकस तेज बना रहा। ये लड़ाई बेहद मुश्किल साबित होगी। उसने खुद से बड़बड़ाया, इनकी कुल शक्ति बहुत ज्यादा है। इसी समय उसके ठीक पीछे अंधेरे से एक अनजान आकृति अलग हुई। उसका रूप अशांत और विषम था, जिसमें से असुरी डेमोनिक सुगंध आ रही थी। उस हो रहे हंगामे को देखते हुए प्रकट होने वाली आकृति अचानक जोर से हंस पड़ी। तो छोटा बच्चा सच में अंदर घुसने में कामयाब हो गया। उसने मजाक उड़ाया। उसकी आवाज में नफरत थी। वो सब सफलतापूर्वक बाहर निकल आए हैं। बे ने अपनी आईब्रो से कोड़ी और तेज जवाब दिया, अपनी ये बेकार की बातें बंद करो। मैं तुम्हें इन परिस्थितियों में आखिर कैसे रिहा करूंगा? उस आदमी ने बे को घूर कर देखा और होठों को सिकोड़ा। अच्छा, ये तो निर्धारित एक्सेस मैकेनिज्म भी नहीं ढूंढ पाया, फिर भी ये बचाने का दावा कर रहे हैं। क्या पूरी बेवकूफ़ी है? बे ने इस दौरान अपने पीछे हो रही बेकार की बातें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी। उसका ध्यान पूरी तरह से चीफ लॉर्ड और उसके हाथ में पकड़े हथियार पर था। वो खास हथियार, उसने शांति से कहा। उसकी आंखें सोच समझकर पतली हो गईं। उसका आकर्ष बिल्कुल सही है। चीफ जनरल ने अपनी कोर एनर्जी बढ़ा दी, जिसके नतीजे में उस पूरे प्रतिबंधित क्षेत्र में दबाव फैल गया। बे ने अपना मूल्यांकन जारी रखा। उसकी आवाज संयमित थी। इनमें से हर एक शक्ति के पास जबरदस्त गैलेक्टिक पावर है, और सबसे आगे वाले जनरल के पास जो तलवार है, वही उस व्यक्ति को रिहा करने की असली जरूरत है। उसके दिमाग में एक छोटी सी समझ आई, जिससे उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। उसके पीछे उस कैदी आदमी ने एक बुरा स्माइल दिया। उनका डिफेंसिव रिएक्शन मेरी अनुमानित गति से ज्यादा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उस कैदी ने ठंडी कठोरता से आगे कहा, लेकिन तुम्हें मेरी रिहाई की कोशिश में जुड़ी शुद्ध घमंड को मानना होगा। तुम्हारी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए तुम्हारी किस्मत बस यही है कि तुम इस जमीन में एक और शरीर बन जाओ। सोल जनरल से निकलने वाला ऑरा और घना हो गया, जो हत्याकांड की इच्छा से पूरा भरा हुआ था। बे का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नजर उस विशाल जनरल पर टिकी हुई थी जब उसने अपना अनुमान बताया। प्रोटोस ऑर्गेनाइजेशन का शिकार का नियम 11C से नीचे के अवेकन लोगों को ही अंदर आने देना अब पूरी तरह से समझ में आ गया है। वो यहाँ मौजूद सब कुछ छुपाना चाहते हैं, किसी और ज्यादा खतरनाक चीज को सुरक्षित रख रहे हैं। उसने धीरे से सांस छोड़ी जब सच्चाई साफ हुई। उन्हें पता है कि अगर बी लेवल स्टैंडर्ड का कोई अवेकन व्यक्ति भी ये जगह ढूंढ लेता है तो मौत ही अटल नतीजा है। कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं कि क्या हुआ। पीछे से वो छाया वाला आदमी धीरे से हंसा। लगता है तुम अपनी पहले से तय की गई किस्मत समझ चुके हो। बे ने जरा भी संकोच नहीं दिखाया। मैं हार मानने से इनकार करता हूं, उसने जोर से कहा। उसके अगले ही पल उसने अपनी न्यूक्लियर वॉरियर क्षमता एक्टिवेट कर दी। न्यूक्लियर एनर्जी उसके पूरे सिस्टम में उमड़ आई जब उसने अपनी तलवार उठाई, एक अनुभवी योद्धा का पक्का रवैया अपनाते हुए। मौत को छोड़कर, बे ने मजाक उड़ाया, वो खास अंत मुझे नहीं मिलेगा। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया जब उसने चैलेंज किया, क्या तुम मुझसे एक शर्त लगाते हो? एक जबरदस्त भूकंप जैसा झटका आया। उस शक्तिशाली डेडली सोल मॉन्स्टर लॉर्ड ने पहले हमला किया, सामने से वार करते हुए। तुम मेरे निर्देशों को क्यों नहीं मानते? उसने गुस्से में दहाड़ा। बे के पीछे की आकृति की पहचान अब बिल्कुल स्पष्ट थी। वो कैदी व्यक्ति दरअसल डीमन किंग शामिल था, ठीक वही शक्ति जिसे बे रिहा करने आया था। सिस्टम डेटा की एक झलक दिखी। डीमन किंग शामिल, लेवल अननोन। बे का संयम बना रहा, तलवार पर उसकी पकड़ अटल थी। शामिल ने उस नौजवान को ध्यान से देखा, फिर हल्की सी स्माइल दी। एक दिलचस्प नौजवान, शामिल ने धीरे से कहा। आओ हम तुम्हारी क्षमता की हद देखते हैं। अचानक
उसकी आंखों का स्वरूप बदल गया। उनमें से सुनहरी लाल रोशनी चमकी जब इन्फर्नल एनर्जी बाहर निकलने लगी। अपने होंठ को बुरी तरह से मोड़ते हुए उसने बे को सूचित किया, अगर तुम सफलतापूर्वक मुझे रिहा करते हो तो मैं डीमन किंग श्यामल तुम्हारी कोई भी एक मांग पूरी करूंगा।